Hi everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. आप सभी सब कुशल है. So 1st of April, द अप्रैल फुल मंथ स्टार्ट हो गया है एंड हमें यहाँ पे पढ़ने द डेली करंट अफेयर ऑल एग्जाम करंट अफेयर हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं. जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे दैट इज लोएस्ट ग्लेशियर, खेलो इंडिया, पैरा गेम्स, इंडियन टी बोर्ड, एक्सरसाइज इंदिरा, मत्स्य 6000 सबमर्सिबल, लीबा प्रोग्राम एंड गया मिशन and many more, right? And the most important thing, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application only. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन. The first is Lewis Glacier, which was seen in news due to its rapid melting, is located on which mountain? So Lewis Glacier ये बहुत स्पीडली मेल्ट हो रहा है और किस माउंटेन रेंज में यह है लोकेटेड है? एंड आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माउंट केन्या का पार्ट है लुइस ग्लेशियर, राइट? एज पर रिपोर्ट्स ये जो ग्लेशियर है काफी स्पीडली मेल्ट हो रहा है. अगर इसी स्पीड से ये मेल्ट होता रहेगा तो 2030 तक यह वैनिश डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा लुइस ग्लेशियर फ्रॉम माउंट केन्या. एंड दैट्स वाई ये अभी न्यूज में रहा. माउंट केन्या ये अफ्रीका का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है और एक एक्सटिंक्ट स्ट्रेटोवोल्केनो कैटेगरी में इसे काउंट किया जाता है. एक्टिव नहीं है, एक्सटिंक्ट और स्ट्रेटोवोल्केनो है. फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा है अफ्रीका का? दैट इज किलिमंजारो. ये फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन है किलिमंजारो अफ्रीका का. एंड सेकंड इज माउंट केन्या, राइट? सो रिसेंटली ग्लेशियर से अपडेट जो हमने लास्ट देखी थी कि यूनाइटेड नेशन ने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर अपडेट करा है एंड दैट डे इज 21 मार्च 2025, राइट? सो 21 मार्च से यूएन स्टार्ट कर रहा है द वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर और इसी के साथ 2025 को रिकॉग्नाइज किया गया है द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन. और इसी के लिए ये जो मेन ग्लेशियर इन पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिसेंटली लुइस ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहा है 2030 तक डिसअपियर हो जाएगा. एंड दैट्स वाई हम इसे यहाँ पर रीड कर रहे हैं. एंड इसी के साथ माउंट केन्या, इसे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकग्निशन मिला था कब? 1997 में. और इसी के साथ एक स्ट्रेटो वोल्केनो कैटेगरी का है, लुइस ग्लेशियर का होम है और यहाँ पर एक टिंडल ग्लेशियर भी आपको मिलेगा. सो माउंट केन्या, टिंडल ग्लेशियर एंड लुइस ग्लेशियर ये दोनों इसी माउंटेन का पार्ट है, द माउंट केन्या. ठीक है, आगे बढ़ते हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रीसेंट माउंटेन से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चन जो कि हाल ही फिलहाल हमने लास्ट सेशन में देखे थे. एंड दैट आर Mount Levutobi, Laki that was recently seen in news is located in which country? और ये इंडोनेशिया का पार्ट है. माउंट फुजी ये किस कंट्री का पार्ट है? जापान का. माउंट एरेबस ये किस कॉन्टिनेंट में है? अंटार्कटिका में. माउंट फेंटले ये वोल्केनिक इरप्शन के कारण अभी न्यूज में था, किस कंट्री में लोकेटेड है? इथोपिया में. एंड जाग्रोस माउंटेन रेंज किस रीजन में लोकेटेड है? वेस्ट एशिया में. भवानी रिवर ये किस माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है? नीलगिरी से. माउंट डुकोनो which was seen in news is located in which country? इंडोनेशिया का पार्ट है द माउंट डुकोनो, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. The next is, as per the Indian Tea Board, India became the world's second largest tea exporter in 2024 by surpassing which country? So Indian Tea Board के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर बन चुका है 2024 में और किस कंट्री को पीछे करके इंडिया ने ये टाइटल अचीव किया है? एंड आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका. सो 2024 का डेटा है, इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर है आफ्टर चाइना. ठीक है, 255 मिलियन किलोग्राम चाय का एक्सपोर्ट किया है हमने 2023 में से 2024 तक. 10% का इंक्रीज हमें देखने को मिला चाय के व्यापार में. मेजर जो कंट्रीज है जहां पर इंडिया अपनी टी का एक्सपोर्ट करता है, ओवर 25 प्लस कंट्रीज में, जस्ट लाइक यूएई, इराक, ईरान, रशिया, यूएसए एंड यूके. एंड इसी के साथ टी बोर्ड ऑफ इंडिया अपने इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए काफी तैयारियां कर रहा है. सो दैट इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स आई है जस्ट लाइक टी ग्रोइंग फैमिलीज के लिए. असम में, दार्जिलिंग में, नीलगिरीज में क्वालिटी टीज पे फोकस किया जा रहा है. इसी के साथ एक टर्म को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड दैट इज
एंड दैट इज द शैंपेन्स ऑफ टीज। सो शैंपेन्स ऑफ टीज ये टाइटल मिला हुआ है दार्जिलिंग टी को। सो दार्जिलिंग टी को शैंपेन्स ऑफ टीज के नाम से जाना जाता है। स्पेशली जो दार्जिलिंग की ब्लैक टी है, अपनी यूनिक जो स्मेल है उसके लिए इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है द शैंपेन ऑफ टी। ठीक है। एंड इसी के साथ दी जो बोर्ड हम डिस्कस कर रहे, द इंडियन टी बोर्ड, इसे 1953 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? कोलकाता में लोकेटेड है। किस मिनिस्ट्री के अंडर फंक्शन करता है द इंडियन टी बोर्ड? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर फंक्शन करता है द टी बोर्ड। ठीक है। आगे बढ़ते, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंड दैट आर which country recently co-hosting a conference on online radicalization with European Union? और इसे इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर होस्ट करा है। रिसेंटली विच कंट्री has became the 101 member to join the International Solar Alliance? So इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 101 मेंबर है वो नेपाल बना है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इंडिया ने इनिशिएट किया था। नाउ द क्वेश्चन कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इंडिया ने कब इनिशिएट करा था, इसका आंसर आपको मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिसेंटली इन न्यूज? इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना इंटरनेशनल लेवल पर। द ट्रांस हिमालयन मल्टी डिमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क इज एन इकोनॉमिक कॉरिडोर, और यह जो कॉरिडोर है ये, एंड आंसर है नेपाल एंड चाइना। सो ये जो कनेक्टिविटी नेटवर्क कॉरिडोर है नेपाल एंड चाइना के बिटवीन लोकेटेड है। Which country recently quit the convention on cluster munition banning cluster bomb? और इसे रिसेंटली लिथुआनिया, जो कि एक बाल्टिक नेशन है, उन्होंने इस कन्वेंशन से क्विट कर दिया। बेसिकली इस कन्वेंशन के थ्रू जो बॉम्ब है उनके यूज पर बैन लगा हुआ था, एटॉमिक बॉम्ब के यूज पर। बट लिथुआनिया को डर है कि इन फ्यूचर रशिया हम पे अटैक करेगा तो हम क्या यूज करेंगे डिफेंस में, एंड दैट्स वाई वो इस कन्वेंशन से हट चुका है। गल्फ ऑफ अमेरिका डे, दैट इज Feb 9। ट्रीज इनिशिएटिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डेजर्टिफिकेशन से कॉम्बैट करना, और सब सहारन अफ्रीका में इसे रिलीज किया गया है। बेसिकली इस एरिया में इसे चलाया जा रहा है, द ट्रीज इनिशिएटिव। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next is LIBA has been launched to promote economic relations between India and which country? So recently LIBA ये term news में रही, that is the Lanka India Business Association. Officially इसे recently कहाँ पर launch किया गया? श्रीलंका में, so that India के साथ जो economic ties है उन्हें enhance किया जा सके। Basically LIBA इसका main focus क्या है? India and श्रीलंका में trade, investment and business network को boost करना various industries में, यह इसका main objective है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव और क्या है कि श्रीलंका को बनाना है ट्रेड हब, सो दैट यहाँ के स्टार्टअप्स, एमएसएमईज को सपोर्ट किया जा सके, जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके साथ कनेक्शंस को बिठाया जा सके, एंड दैट इज द लीबा लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन, राइट। इसी क्वेश्चन के साथ एक इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट का एक स्टेटमेंट हाईलाइट रहा, एंड दैट स्टेटमेंट इज कि इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2075, यानी 2075 तक इंडिया वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। और ऐसा बताया है गोल्डमैन सैक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। बेसिकली मार्केट एनालिसिस करता है यह, और इन्होंने इंडिया के लिए प्रोजेक्शन बताई है 2075 तक इंडिया का जो जीडीपी है वो $52.5 ट्रिलियन तक पहुंचेगा। हम यूएस को भी पीछे छोड़ देंगे, और फर्स्ट नंबर पे चाइना, $57 ट्रिलियन इनकी जीडीपी बताई गई एज पर द गोल्डमैन सैक रिसर्च रिपोर्ट, राइट। सो इसी क्वेश्चन के साथ ये स्टेटमेंट आपने देखा होगा डेली 20 में, दैट्स वाई हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मत्स्य 6000 सबमर्सिबल इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो रिसेंटली एक व्हीकल न्यूज में है, दैट इज मत्स्य 6000 सबमर्सिबल। इससे किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, डेवलप करा है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने डिजाइन और डेवलप करा है मत्स्य 6000 सबमर्सिबल को। बेसिकली ये जो व्हीकल है इसे यूज किया जाएगा डीप ओशन मिशन के लिए, दैट इज समुद्रयान मिशन। सो समुद्रयान मिशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आ रहा है, और इसी के लिए एक व्हीकल को यूज किया जाएगा, दैट इज मत्स्य 6000 सबमर्सिबल। इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि 6 किलोमीटर डीप तक डाइविंग कर सकती है, और फर्स्ट मैन्ड जो व्हीकल है इसे 2025 तक शेड्यूल था लॉन्च करने का, बाकी 2026 टारगेट ईयर रखा जाएगा नेक्स्ट इसके लिए। इंडिया उन अमॉन्ग फ्यू नेशन में से है जिन्होंने डीप सी कैपेबिलिटीज को
लॉन्च करा है, जस्ट लाइक चाइना, यूएसए एंड रशिया, देन स्टैंड करता है इंडिया। इंडिया ने अपना जो डीप ओशन मिशन है वो 2018 में लॉन्च किया था। मत्स्य 6000 उसी का पार्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आता है ये। एनआईओटी से डेवलप कर रही है, और इसके लिए जो मिशन है उसका नाम है समुद्रयान मिशन, राइट। सो डीप ओशन में रिसर्च करना है, वहां पर जितने भी पॉलीनोड्यूल्स है उनका एनालिसिस करना है, रिसोर्सेज का एनालिसिस करना है, और इसके लिए इंडिया का डीप ओशन मिशन दैट इज समुद्रयान मिशन, और इसके लिए व्हीकल मत्स्य 6000। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रीसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड अफेयर, जो कि न्यूज में है, करंट अफेयर। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग द मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज जेपी नड्डा, ठीक है। गोवर्धन पोर्टल, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? जो बायोगैस है और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स है इंडिया में, उनके लिए जो प्रोसेस है उसको सेटअप करना, स्ट्रीमलाइन करना, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा। What is the name of the National Responsible Tourism Initiative recently launched by Ministry of Tourism? और इसका लिए जो इनिशिएटिव है पर्यटन मित्र, पर्यटन दीदी। नमस्ते स्कीम, यह है किससे एसोसिएटेड है? सैनिटेशन वर्कर से एसोसिएटेड है। स्किल लोन स्कीम रिसेंटली बजट में मेंशन किया गया था, इसका पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, यह है इसका मेन ऑब्जेक्ट रहा। बीमा सखी योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूट? सो एलआईसी का इनिशिएटिव है बीमा सखी योजना। विच स्टेट गवर्नमेंट has approved दी सद्भावना लेगेसी केस रेजोल्यूशन स्कीम? इसे हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया था। Let's move to the next slide. The Global Astrometric Interferometer for Astrophysics, Gaia, was launched by which space organization? So Gaia Space Observatory हमने काफी टाइम इसे डिस्कस करा है। किसने इसे लॉन्च किया था? 2013 में इसे लॉन्च किया गया था बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो मिल्की वे है उसका डिटेल में 3D मैप क्रिएट करना है, और यह मिशन था यूरोपियन स्पेस एजेंसी का थ्रू द गया स्पेस ऑब्जर्वेटरी। नाउ जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि 27 मार्च को इन्होंने जो गया स्पेस ऑब्जर्वेटरी है उसे शट डाउन कर दिया है, बंद कर दिया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यह प्रोजेक्ट, राइट। सो इस प्रोजेक्ट के तहत ओवर 1 बिलियन जो स्टार्स है उनकी मैपिंग की गई मिल्की वे में, एंड नाउ फाइनली इसे क्लोज कर दिया गया। यहाँ पर हम डिस्कस करें एक पॉइंट, इट इज L2 पॉइंट, लेग्रांजे पॉइंट। और बेसिकली ईएसए ने अपने इस प्रोजेक्ट को L2 पॉइंट पर लोकेट करा था, जो कि अर्थ से लगभग 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पर लोकेटेड है। सो यहाँ पर ये जो टर्म है ये किसके लिए स्टैंड करती है? सो बेसिकली स्पेस में कुछ 5 पॉइंट है, L1, L2, L3, L4, L5, और सारे पॉइंट्स का डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे L2 पॉइंट। सो L2 पॉइंट एक लोकेशन है स्पेस में जहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ऑर्बिटल मोशन है वो बैलेंस में बनी रहती है। सो L2 पॉइंट इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं कि सन और अर्थ के बिटवीन एक ऐसा लोकेशन जहां पर आप किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वो स्टेबल रहेगा, मूव नहीं करेगा, और यही है L2 पॉइंट। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना जो गया मिशन था उसे वहां पर ही प्लेस किया था। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने हमारा जो प्रोजेक्ट दैट इज गगनयान मिशन उसको भी एक L2 एक L पॉइंट पर रखा है। कौन से पॉइंट पे रखा है ये आपको बताना है। गगनयान मिशन के जो पॉइंट्स थे उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। आगे बढ़ते, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि हाल ही फिलहाल हमने लास्ट सेशन में कवर किए थे, एंड दैट इज which organization has developed high speed microprocessors Vikram 3201 and Kalpana 3201 for space mission? इसे इसरो ने बनाया था, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर से ये। Which space organization has recently reported that global sea levels have risen faster than anticipated in 2024? यानी ज्यादा बढ़ रहे हैं ग्लोबल सी लेवल, और ये नासा की रिपोर्ट थी। व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज मिशन दैट सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड इन स्पेस डॉकिंग एंड अनडॉकिंग? दैट इज स्पेडेक्स मिशन। स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस कौन सा एरोस्पेस कंपनी से ऑपरेट कर रहा है? स्पेसएक्स, एलॉन मस्क यह से ऑपरेट कर रहे हैं। विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च स्पेयरएक्स एंड पंच? नासा ने इन्हें लॉन्च करा है। एंड लूनर ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट इसे लॉन्च किया गया, और इसे नासा ने ही लॉन्च किया था मून पर वाटर को डिटेक्ट करने के लिए। स्पेयरएक्स नासा से एसोसिएटेड है।
The next is which state topped the medal tally in the second edition of the Khelo India Para Games 2025. So recently हमने डिस्कस किया था कि मार्च में चलेंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स, सेकेंड एडिशन रहने वाला है और जो मेडल है टैली है उसमें किसने टॉप करा है? हरियाणा ने जीता है मेडल टैली। टोटल 34 गोल्ड मिले हैं हरियाणा को। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु रहा विथ 28 मेडल्स एंड उत्तर प्रदेश रहा थर्ड पोजीशन पे विथ दी 23 मेडल। ठीक है, इसी के साथ इससे पहले जो फर्स्ट एडिशन था वो कहाँ पे हुआ था? याद है आपको? सो प्रीवियस एडिशन न्यू दिल्ली में हुआ था दिसंबर 2023 में और अब सेकेंड एडिशन आल्सो न्यू दिल्ली में ही किया गया जिसमें हरियाणा ने टॉप किया है। ठीक है, इसी के साथ लगभग 1300 एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करते नजर आए। 2024 के जो पेरिस पैरालंपिक्स के विनर्स थे, एशियन पैरा गेम्स के जो मेडलिस्ट थे, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट करा और जो वेन्यूज थे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ, इंदिरा गांधी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में और जो टॉप इंडियन एथलीट्स यहाँ पर गए थे हरविंदर सिंह इनका नाम इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पेरिस 2024 में। धर्मेंद्र इन्होंने पेरिस 2024 में गोल्ड मेडल जीता था एंड परवीन कुमार पेरिस 2024 में इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, इसी के साथ अगर पेरिस पैरालंपिक्स को हम डिस्कस करें सो टोटल हमारे पास कितने मेडल आए थे? 29 मेडल आए थे, 7 गोल्ड आए थे और यहाँ पर पैरा गेम्स थे, दैट्स वाई मैंने डिस्कस कर लिया द पैरा पेरिस पैरालंपिक्स ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल इस क्वेश्चन का मोटिव क्या है कि हमें ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जीता जो फर्स्ट रैंकर है वो कौन रहे? हरियाणा रहे, सेकंड पर तमिलनाडु। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट इज नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन NTTM वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। सो एक मिशन हम डिस्कस कर रहे हैं, द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने, 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। 5 साल इस मिशन ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके लिए जो बजट है 1480 CR तक का है अंटिल 25-26 तक। बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का? रिसर्च, मार्केट ग्रोथ, एक्सपोर्ट, स्किल इन टेक्निकल टेक्सटाइल उसे एनहांस करना, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। एनटीटीएम लगभग 168 रिसर्च प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है 509 करोड़ की लागत से और 50,000 इंडिविजुअल्स को फील्ड वर्क में ट्रेन करना, यह मेन ऑब्जेक्टिव है द NTTM नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, इसके लिए बजट ध्यान रखना है 1480 CR, 25-26 तक का इसका बजट रहा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो गवर्नमेंट स्कीम्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Which ministry has launched Swavlambini initiative to promote women entrepreneurs in India? इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया था। प्रसाद स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। ज्ञान भारतम मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया के जो डॉक्यूमेंट्स है, मैन्युस्क्रिप्ट, हेरिटेज उन्हें कंजर्व करना, उनको सर्वे करना। एंड दीनदयाल स्पर्श योजना इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने। द नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना वाज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? इसे लॉन्च करा उत्तराखंड ने। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इसे 2015 में लॉन्च किया गया था पानीपत हरियाणा में। बीमा साखी योजना इसे लॉन्च करा है LIC ने। ठीक है, let's move to the next slide. The next is B. Sumit Reddy, who recently announced his retirement, is associated with which sport? So B. Sumit Reddy इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। किस स्पोर्ट से ये एसोसिएटेड है? बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। नाउ ये फोकस करेंगे कोचिंग्स पे, प्रोफेशनल बैडमिंटन से ये रिटायर हो चुके हैं। अब इनके जो मेजर गेम्स है हम उन्हें डिस्कस करेंगे। इंडिया के लिए सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था 2022 में। इवेंट है कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, इनकी जो रैंकिंग रही करियर में, हाई वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ 17 मेंस डबल विथ मनु अट्री। सो मनु अट्री के साथ इनकी जोड़ी है और वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 17 पर यह पहुंच चुके हैं। मेजर अचीवमेंट में 2016 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता साउथ एशियन गेम्स में। 2016 रियो ओलंपिक्स के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया था और 2015 का मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स इन्हें मिला। कनाडा ओपन 2016 इन्हें मिल चुका है। ओवरऑल बी सुमित रेड्डी ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। नाउ इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। Let's move to the next slide. Exercise Indra is a bilateral naval exercise between India and which country? सो इंद्र एक्सरसाइज हम करते हैं किसके साथ? रिसेंटली चेन्नई में यह चल रही है और यह
हम करते हैं रशिया के साथ, ठीक है। सो 14th एडिशन रहा इंडिया रशिया नेवल एक्सरसाइज द इंद्र, और ये रिसेंटली चेन्नई में हुई। 28 मार्च से स्टार्ट हुई, अप्रैल 2 तक ये चलेगी। ओवरऑल दोनों कंट्रीज में जो कोऑपरेशन है उसे बिठाना है, सपोर्ट करना है, एंड दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सरसाइज इंद्र, जो कि एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज रही, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक्सरसाइज इन न्यूज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट आर एक्सरसाइज वरुण, ये है इंडिया एंड फ्रांस के बिटवीन है। बोंगो सागर बांग्लादेश और इंडिया। सी ड्रैगन यूएस ने करा इसे होस्ट। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट जोधपुर राजस्थान में हुई थी। सागर कवच वेस्ट बंगाल में इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट कराई। जल थल रक्षा गुजरात में हुई, इंडियन आर्मी की डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। 6th एडिशन हुआ एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन का, जापान और इंडिया के बिटवीन, राइट। धर्म और वीर गार्जियन जो हम जापान के साथ करते। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है दैट इज एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल करंट अफेयर, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।